Assalamualaikum everybody, and Eid Mubarak to everybody who's celebrating today. Everybody who's celebrating today, और माशाल्लाह मतलब इतनी कोई दुनिया है जो आज सेलिब्रेट कर रही है ईद, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, कनाडा में, अमेरिका में, मतलब यू नेम इट, एवरीबडी, a lot of communities they are celebrating. आज ईद मना रहे हैं. So ईद मुबारक. मेरी दो बहनें आज ईद मना रही हैं. So हम सुबह से ये वीडियो, मेरी भी दो बहनें आज ईद सुबह से ये वीडियो कॉल, ग्रुप कॉल, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप कॉल का सिलसिला शुरू हो जाता है. फीलिंग्स ही होना स्टार्ट हो जाती है कि जैसे यहाँ भी हमारी भी ईद ही चल रही है. ऑल्दो ऑब्वियसली हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज आखिरी होगा ना रोजा आज, मोस्ट लाइकली, क्योंकि चांद जो है वो पैदा हो गया है. और आज गुरूब आफ्ताब के वक्त हम आपको काफी दिन से बता रहे हैं चांद की उम्र इतनी होगी, 24 घंटे से, हाँ मतलब पैदा हो चुका है और आज भी मौजूद है. सो 24 घंटे से ज्यादा उसकी उम्र है, इसलिए नेकेड आई से बिल्कुल आप खुली आंख से चांद का नजारा अपनी छत पे चढ़ के इंशाल्लाह राइट आफ्टर मगरिब कर सकेंगे. यू शुड बी एबल टू सी दैट. खजूर खाएं और पहुंच जाए बाहर देखने के लिए, और फिर ऑब्वियसली चांद रात स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह. तो आज हम थोड़ी सी तैयारी मैंने इसलिए ज़रूर की कि एटलीस्ट बाकी दुनिया की जो ईद हो रही है आज, जिसमें हमारी फैमिलीज भी हैं, तो ज़रा हम भी लगे ना थोड़ी सी ईद. अच्छा, ये ईद की तैयारी है नहीं तो ये रेड क्यों मैंने पहना हुआ है, और आप मतलब ईद की तैयारी में आपने ऐनक ही पहन ली. हुआ क्या? मुसलसल जो है ना यहाँ बैठ के हमारे जरा आंखों के मसले हो गए. आई नो, बट एवरीडे शो करना भी इट्स अ बिट चैलेंजिंग. But thank you for your feedback. Yes. And like every year, इंशाअल्लाह अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा रमज़ान आपके साथ गुजरा और बहुत मज़ा आता है जब आपसे मुलाकात हो जाती है कहीं सरे राह चलते हुए, आपका मैसेज आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है. सो थैंक यू फॉर योर फीडबैक. अच्छा, और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये तो लग रहा था जैसे हम कंक्लूजन दे रहे हैं कि जी रमज़ान में बड़ा मज़ा आया, लेकिन अभी भी हम एक दूसरे के साथ ही हैं, तो ईद पे भी हम साथ होंगे. लिहाजा इंशाल्लाह जब कल ईद तो हम कंक्लूड कर ही रहे हैं ना. हाँ, रमज़ान कंक्लूड हो रहा है, लेकिन कल इंशाल्लाह जब ईद होगी तो हम आपके साथ होंगे. परसों भी साथ होंगे, तरसों भी साथ होंगे, लेकिन टाइम थोड़ा सा बदल जाएगा. वी विल गो बैक टू आवर ओरिजिनल टाइम, बट नॉट रियली, क्योंकि ओरिजिनल हमारा 9 से 11 होता है, आपको पता ही है. लेकिन ईद के जो 3 दिन है हम करेंगे शो 10 से 12. जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह नमाज पढ़ते हुए हमें पता है आपको थोड़ी देर हो जाएगी, फिर आप नाश्ता करेंगे, फिर आप कहीं टीवी के सामने बैठेंगे या अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे लगाएंगे जियो न्यूज़ लाइव. सो उसमें 10 बज ही जाएंगे. सो इसलिए आपने 10 बजे, हमने सोचा 10 ही कर देते हैं, इसलिए आपने 10 बजे हमसे मुलाकात करना मिस नहीं करना. हमारे साथ बहुत स्पेशल मेहमान हैं, उनसे मुलाकात करना मिस कर ही नहीं सकते. आप कर सकते ही नहीं है. नहीं सुबह सरप्राइज, सुबह. हाँ, बड़े जोर से आपने बड़े जोर से बात आई है कि नहीं सुबह ही सरप्राइज होना चाहिए. कुछ अभी नहीं बताएंगे. अच्छा जी, तो एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, फ़लस्तीन में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है. मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए, जिनमें लाखों अफराद शरीक हुए. मकबूजा बैतुल मक़दस में भी मस्जिद अक़सा में नमाज ईद के इज्तिमा में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने शिरकत की. ये देखिए विजुअल्स. दुबई, अबू धाबी, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात, दीगर रियासतों में भी ईद के इज्तिमात में ख़वातीन बच्चों ने शिरकत की है. कुवैत, बहरीन, यमन, लेबनान, तुर्की में भी आज ईद उल फितर मनाई. सिर्फ हम ही रह गए हैं. हाँ जी, सिर्फ साउथ एशिया रह गए, लिटरली हम ही रह गए हैं. और भी हैं. नहीं मतलब सिर्फ हम रह गए हैं जिनकी आज ईद नहीं है, क्योंकि ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में भी अच्छा ईद उल फितर पीर को होगी. सो हमारे साथ इंडोनेशिया है. अच्छा, ओमान की नहीं हुई? वैसे ये कैसे हुआ? कैसे जुड़े तो हुए यूएई और ओमान बिल्कुल साथ, मतलब बिल्कुल ही साथ जुड़े हुए हैं, साइमीज ट्विंस की तरह. तो ये जरा अजीब सी बात लगी. बट एनीवे, कुवैत में ईद है, बहरीन में ईद है, यमन में ईद है, लेबनान में ईद है, तुर्की तो चले दूसरी साइड है, लेकिन ओमान में ईद नहीं है. ये कैसे हो रहा है? इंडोनेशिया, ब्रुनाई चलो इस साइड पे, फाइन उन लोगों की भी नहीं हो रही होगी. बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में कम्युनिटीज जो है वो थोड़ी सी तकसीम है. हाँ, तकसीम है. हाँ, तो बाज आज और बाज पीर को ईद मना. नहीं यार भाई, अगर एक जगह पे हो तो सारे मना लेना साथ. लेकिन अमेरिका में भी आपको पता है पूरा टाइम जोन ही बदल जाता है लेफ्ट राइट में. ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में तो शायद उस वजह से उन्होंने सोचा होगा. बट एज फार एज वी आर कंसर्न, जितना हमने अपने दोस्तों, अच्छा यहाँ पे भी कुछ हिसाब देखिए आपके क्या हुआ है. खैबर पख्तूनख्वा में ANP के सरबराह हैं एमल वली खान, उन्होंने भी आज ही ईद मना ली. चलो जी, बहुत मुबारक हो आपको. तो इन्होंने रोजा भी एक दिन पहले रखा होगा फिर. Perhaps. हाँ, certainly, फिर डेफिनेटली. सो ये जो हमारा एक साथ ईद मनाने का ख्वाब था वो तो यहीं चकनाचूर हो गया पूरे मुल्क का. अज़न
ऐसे ख्वाब ही देखना छोड़ दें पीपल्स। अभी हम जरा आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे इसको और ईद की तैयारियों पे जरूर आएंगे हम। उसको ईद मुबारक, ईद मुबारक, एक दिन पहले एक बात बस, ठीक है जाके सारों को और ईदी दें, सेवैयां खाएं और खाएं पिएं बस। अच्छा, अब हम जरा पॉलिटिकल अपडेट्स पे आ जाते हैं। ईद से पहले का आखिरी दिन है तो लिहाजा हम जरा ये बातें भी कर लें। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत से शिकायत कोई नई नहीं है, आपको तो पता ही है, इस पर हम बात भी करते रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अक्सर हुकूमती परफॉर्मेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहते हैं और दोनों जमातों के बड़ों में मामलात सुलझाने के लिए कई बैठकें भी लग चुकी हैं, मगर अब मामला जो है वो खासा संजीदा होता जा रहा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर पीपल्स पार्टी किसी तरह समझौता करने को तैयार नहीं और इस इशू पर रवा माह पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी भी हुकूमत को खबरदार करना नहीं भूले। ये एक दफ़ा फिर देख लें। Some of unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। तो आपने देख लिया, सिंध हुकूमत नहरें निकालने के लिए मुखालफत वैसे ही कर रही है जैसे माजी में कालाबाग डैम बनाने पर की गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल वाज़े तौर पर कहा कि सिंध से किसी सूरत नहरें निकालने नहीं दी जाएंगी, बल्कि उन्होंने इसे ज़िंदगी मौत का मसला करार दिया और उनके पास पूरे आदात व शुमार हैं। ही हैज़ अ बैकअप डेटा टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट एज़ वेल। ढके छुपे अल्फाज में हुकूमत गिराने की धमकी भी उन्होंने दी। सुनिए क्या कहा। ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है। मैं बड़ी उससे कहता हूँ कि हमारे टोटल कंट्रोल में है। नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे, यही हम कहते हैं ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। वो ताकत है हमारे पास। अच्छा, दे आर इन अ गुड पोजीशन टू से दिस एज वेल, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो जानती है वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इसी की हिमायत के सहारे कायम है और जिस दिन पीपल्स पार्टी ने हिमायत से हाथ खींच लिया तो लीगी हुकूमत का आखिरी दिन होगा। मतलब इट्स वेरी सिंपल। मगर उस वक्त तक वफाकी और पंजाब हुकूमत चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकालने के फैसले पर कायम है और पीपल्स पार्टी को अभी भी वो कायम है और पीपल्स पार्टी को बज़ाहिर एतमाद में लेने की कोई नुमाया कोशिश भी दिखाई नहीं देती। पंजाब काबीना पहले ही महफूज शहीद कैनाल सिस्टम का नाम देकर नहरों के मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है। वो काफ़ी आगे जा चुके हैं और पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नहरों से चोलिस्तान में सब्ज़ा इनकलाब आएगा और सिंध का एक कतरा पानी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दैट इज़ व्हाट ये उनका मौक़िफ़ है। एहसन इकबाल साहब भी मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि सिंध का पानी नहीं इस्तेमाल होगा। मुराद अली शाह का बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लगता यह है कि ईद के बाद दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद का नया इम्तिहान शुरू होने वाला है। एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। राना सनाउल्लाह खान मुशीर है वज़ीर आज़म के उन सियासी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, नहरें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बना रहे हैं आप लोग। मोटरवे बनानी है तो वो भी आपने पंजाब में बनानी है। जो सबसे अहम ज़रूरत है मुल्क की मोटरवे हैदराबाद टू सखर, उस पर कोई पेशरफ नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो शिकायत हैं सर वो नाजायज़ तो नहीं है? देखिए, मोटरवे इंशाअल्लाह ताला जो है वो लाहौर से बहावल नगर तक भी ज़रूर बनेगी और इसी तरह से जो मोटरवे मुल्तान से सखर तक बनी है वो PMLN के दौर में ही बनी है और मियां नवाज शरीफ साहब ने ही उसका इफ्तिताह किया था और सखर से कराची तक भी इंशाअल्लाह जो है वो ज़रूर जो है वो मुकम्मल होगी। बाकी नहरें जो हैं, नहरें ये एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर एक हमारा मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ कालाबाग डैम पे भी है और आज जिस तरह की कहत साली का जो है वो सामना मुल्क को है तो उसमें शायद हमारी वो बात जो उस वक्त की जाती थी अगर उस पर अमल हो जाता तो शायद आज हालात या इस किस्म का जो ख़तरा महसूस किया जा रहा है वो ना होता।
लेकिन ये कालाबाग डैम हो या ये नहरों का मसला हो, ये फेडरेशन से बड़े नहीं हैं, पाकिस्तान से बड़े मसले नहीं हैं, ये पाकिस्तान के मसले हैं। तो इसलिए इनके ऊपर कंसेंसस होगा तो बात आगे बढ़ेगी। इसके ऊपर जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की, मैं उसमें मौजूद था। तो वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी वजाहत से उनके साथ ये बात की थी कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर हम मिल बैठेंगे और इनको डिस्कस करेंगे और एक ऐसा जो है वो हल निकालेंगे जिसके ऊपर सभी मुत्फिक हों, किसी को भी जो है वो इसके ऊपर कोई एप्रीहेंशंस ना हों। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा कि ये बार बार बताया जाता है कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद में रहना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। पीपल्स पार्टी खुद भी ये मानती है, लेकिन अपने सूबे के लोगों की सुनना भी तो उनकी मजबूरी है। तो क्या वो ये इंटरनल प्रेशर हैंडल करने की अहलियत नहीं रखते? मतलब इस तरह तो ऑब्वियसली बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेंगे। देखें, हमें इस बात का एहसास है कि पीपल्स पार्टी की जो है ये एक पॉलिटिकल जो है वो एक मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि उन्होंने बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर किसी दलील के जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर भी वो हमलावर हो गई हैं और फेडरेशन के ऊपर भी, और वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जिस तरह से शायद कोई सिंध के हकूक़ के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है या उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पंजाब के लोग भी कतई तौर पे सिंध हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, हमारे भाई हैं, हम कोई ऐसा मनसूबा ना बनाना चाहते हैं ना बनाएंगे जिससे जो है वो सिंध का नुकसान हो। लेकिन वहाँ पे कुछ अनासर अपनी ज़ाती और ग्रोही सियासत के पेश नज़र वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उस प्रोपेगेंडे को फेस करना, उसका तोड़ करना जो है ये पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। और पीपल्स पार्टी ने जो स्टांस और जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी को ये प्रीएम्प्ट करना चाहिए था और ये स्पेस जो है ये उन अनासर के लिए खाली नहीं छोड़नी थी कि जो इस किस्म की सूरत हाल पैदा करके अपने ज़ाती मफाद की खातर जो है वो मुल्क को या फेडरेशन को जो है वो नुकसान पहुँचाएँ। बाकी मजबूरी देखें, मजबूरी जहाँ पीपल्स पार्टी की है वहाँ हमारी भी है, दोनों की मजबूरी है। और वो मजबूरी ये है कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि हम इकट्ठे हो के मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालें जिसका वो पिछले 4 साल में 18 से 22 तक शिकार हो चुका था। राइट, तो आप कह रहे हैं मजबूरी दोनों की तरफ ही है। अच्छा, अब आज बड़ा इम्कान है कि आखिरी रोज़ा हो और आपको ईद मुबारक राना साहब। में हम ईद मुबारक तो कर ही देना चाहते हैं, लेकिन सर आवाम ईद के तोहफे का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तारीखी कमी करनी थी बिजली की कीमत में या ईदी देनी थी, वो दी नहीं है। जी खैर मुबारक और बहुत शुक्रिया। बाकी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बिजली के नर्ख में कीमतों में जो है वो एक मुनासिब कमी जो है वो लाने की काफ़ी देर से हुकूमत जो है वो कोशिशें कर रही है और अब बिलाखिर कामयाबी के करीब पहुंच चुकी है। और आने वाले दिनों में भले वो ईद से पहले ईदी की सूरत में हो या ईद के बाद जो है वो हो, लेकिन बहरहाल अब वो करीब है कि ये कमी लाई जाएगी ताकि हमारी सनत आम आदमी जो है वो उसकी मुश्किलात दूर हों, उसके बिल में कमी हो और हमारी सनत जो है वो आगे बढ़े और तरक्की करे। थैंक यू। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। चलिए, कमी वो कह रहे हैं लाई जाएगी, लेट्स सी कितनी कमी लाई जाती है, वाज़े कमी लाई जाएगी और कब तक होता है इसका बाज़ाब्ता ऐलान। अच्छा भाई, मुल्क भर में चांद रात का हो गया है माहौल सा बन गया है, मेले ठेले लग गए हैं। एक्चुअली वीकेंड भी पड़ गया ना, देखे तो वीकेंड पे वैसे ही जरा ईज आउट हो जाते हैं लोग और फिर अब ये ईद का वीकेंड हो गया तो चांद रात नाई नहीं मिल रहा।
लड़कों को नाई नहीं मिल रहा क्योंकि फुल ऑन बुकिंग चल रही है। एडवांस बुकिंग पे नाई जो है वो बुक्ड हैं। वो कहते हैं एक बात है जिस पे आप लोगों को अग्री करना ही पड़ेगा कि लिटरली लड़कियों की तैयारियां इतनी अब नहीं रही जितनी लड़कों की तैयारियां होती हैं, क्योंकि लड़कियां ना आपस में मिलके घर में भी तैयारियां कर लेती हैं, लेकिन जो नाई नहीं मिल रहा और अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, लड़के एक्चुअली लिटरली गो आउट फॉर देयर हेयर कट्स एंड देयर हजामत एंड देयर फेशियल्स। यस, सो गाइज आर डूइंग एवरीथिंग which is good, अच्छी बात है। अच्छा, फैसलाबाद में क्या तैयारी चल रही है ये हमें बता रहे हैं हम्माद अहमद। फेशियल्स चल रहे हैं जी। फैसलाबाद के बाज़ारों और मार्केटों में भी रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त ख़रीदारों का ज़बरदस्त किस्म का रश है। हर कोई ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मतवसत तबका जो है वो ख़रीदारी के लिए पहुँच रहा है और यहाँ पर पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर ख़रीदारी में मसरूफ़ है। जिसने अपने मलबूसात ख़रीद लिए हैं तो वो मैचिंग जो है वो ज्वेलरी ख़रीद रहा है, साथ मैचिंग जूते खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वहाँ पर ख़रीदारों का रश देखा जा रहा है। जो छोटी बच्चियाँ हैं वो अपने जो मलबूसात के मुताबिक जो है वो चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं, तो जहाँ पर नौजवान भी जो बाज़ार के बाहर दुकानें हैं वहाँ पर जूते ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। हर किसी को जल्दी है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी जो ईद की तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ले। जो कपड़े ख़रीद रहे हैं उनको जूतों की तलाश है और जिनकी बाकी तैयारियां हैं तो वो ज्वेलरी और जो चूड़ियों की खरीदारी में मगन है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रश है वो भी ज़्यादातर ज्वेलरी की शॉप्स पर देखा जा रहा है। जी, ज्वेलरी की शॉप्स पे बहुत रश है और भी दीगर चीज़ों पे रश है। ज्वेलरी की शॉप्स और सब कुछ होता है, ये लास्ट मिनट में दुपट्टा क्यों मैच करने के लिए निकलना पड़ता है? मतलब बाकी हर चीज हो चुकी होती है, दुपट्टा रह जाता है जो एंड में मैचिंग होती है। हमारे घर में भी चल रहा है ये एक्चुअली कुछ इधर भी चल और दुपट्टा मैच नहीं हुआ। पता क्या, जोड़ा ही कल आया है तो उसके साथ जो दुपट्टा था वो नहीं समझ में आया, अब उसके साथ नया दुपट्टा बनना है। अच्छा, मेरा जोड़ा तो बड़ी देर से था लेकिन वो ऐसा रंग है कि वो दुपट्टा मिल ही नहीं रहा। अच्छा, मतलब आई थिंक मैं अभी लास्ट मिनट तक भी शॉपिंग करूं, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं करूंगी, तो मुझे नहीं मिलना बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट कलर। ओके, सो दैट्स इट। अच्छा जी, सरगोदा चले, सरगोदा में देखते हैं दुपट्टा मिल रहा है कि नहीं। जी, ईद उल फितर का त्यौहार नज़दीक आते ही ईद की शॉपिंग में भी तेज़ी आना शुरू हो गई है और सरगोदा के बाज़ारों में भी ख़रीदारों का रश बढ़ना शुरू हो गया है। बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, हर कोई ईद की मुनासबत से शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। शाहीनों के शहर सरगोदा की अगर मैं बात करूं, जो स्पेशल जरी के जूते हों, स्पेशल खेड़ी हो, खुसा हो, ये ना सिर्फ सरगोदा बल्कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ के जूते मशहूर हैं। और इस वक्त मैं एक दुकान में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जूतों की जो है वो ख़रीदारों के लिए लोग ना सिर्फ मुल्क भर से ऑर्डर पर तैयार करते हैं, ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी मुल्क भी यहाँ से जूते जो है वो लोग ऑर्डर पर तैयार करते हैं। इंतहाई दिलकश, खूबसूरत और दीदा ज़ेब जूते हैं। वो अगर पहने हों तो आम आदमी की निस्बत ये जूते पहने हुआ बंदा नुमायाँ दिखाई देता है। मेरे पास ये जो जूता मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा हैंडमेड है। हमारे सरगोदा में सबसे ज़्यादा हमारी शॉप पे हाथ का काम 2000 से लेके 25,000 रुपये तक जूता तैयार होता है। जी, आपने देखा कि ईद उल फितर की मुनासबत से लोगों ने जो जूतों के ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं और इसकी शॉपिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। अच्छे थे, अच्छे थे, दिल्ली वाली। हाँ, वेरी प्रिटी। Nice. मतलब लोग जब जिनको ये आता है ज़रा आर्ट ऑफ वेयरिंग दिस और कॉन्फिडेंस से पहनते हैं तो बड़े अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, इसमें भी ना दो तरह की चीजें होती हैं। नहीं देखिए, ये खेड़ी नहीं है, खेड़ी डिफरेंट होती है। पेशावरी चप्पल जो होती है ना, वो जो ओवरलैप कर रही होती है, वो खेड़ी होती है। वैसे आप ये इससे भी खेड़ी कह रहे थे ना? हाँ, कह रहे थे ना। हाँ, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है वो पेशावरी चप्पल ही रहनी चाहिए वैसे। खेड़ी? हाँ, जैसे आप खेड़ी, हाँ वो पेशावरी चप्पल ही है बचपन से। मैंने जब पहली बार बचपन में इसमें ना तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी में भी दो तरह की वैरायटी होती है। एक होता है जो मशीन से जरा हुआ हुआ होता है, ये मुझे लग रहा है वही वाला है, लेकिन एक होता है जो हाथ की एक्चुअल एम्ब्रॉयडरी। वो कह रहे हैं ना 25,000 तक बात जा रही है, हाथ की भी है ऐसी। हाँ, सो हाथ वाले की अपनी ही ग्रेस होती है क्योंकि वो जरा डल सा होता है, तिल्ला सिंथेटिक नहीं होता। हाँ, इट्स बेटर सर्टेनली। अच्छा, ये आदमियों की जो तिल्ले वाली थी ना, जो ओपन टो, ये तो ये कुड बी फॉर गर्ल्स आल्सो। आई थिंक दे गर्ल्स, अ लॉट ऑफ गर्ल्स आई हैव सीन, हां, वेयर देम। सो ये जो दुकानें इसमें खवातीन की पूरी मुकम्मल वैरायटी होती है। सुलेमानी जिसका आगे से वो गोल सा उठा होता है, दे लुक वेरी नाइस एक्चुअली। और कुछ नहीं, अभी ब्रेक लेते हैं और है तो बहुत कुछ लेकिन ब्रेक के बाद। सी यू।
जी, कराची, ये हमने कल बात की थी, कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग में गहरी खुदाई के दौरान भड़क उठने वाली आग जो है उस पर दूसरे दिन भी काबू नहीं पाया जा सका। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से, और वो मतलब वो इतनी है गैस कि वो अभी तक आई वुड लाइक इसको जल्दी से डिटरमिन किया जाए कौन सी गैस है और ये कितना बड़ा जखीरा है। दैट इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कल तक तो ये भी नेशनली नहीं पता था ना कि कोई पाइपलाइन फट गई है, क्या हुआ है, लेकिन 1200 फुट गहरी खुदाई के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। बहुत सी गैसों के बारे में गैस है, आग लगी हुई है, पानी भी निकल रहा है बीच में, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, लावा नुमा सूरत हाल बन गई है। दिखा भी रहे हैं वो पानी जब उछलता है और आग के साथ उछलता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि लावा है। वो जो ट्रक, वो जो मशीन थी, वो जो खुदाई कर रही थी, वो भी जल के राख बन के जमीन के अंदर चली गई है। शाह हमारे साथ ही अभी वहाँ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। शाह जी बताइएगा, कुछ डिटर्मिन हो सका कि नेचुरल रिसोर्स है लेकिन कितना है, क्या छोटा ज़ख़ीरा है, बड़ा ज़ख़ीरा है, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा ये पता लगने के लिए? जी देखिए अब्दुल्ला, गुज़िश्ता रात को जी 2 रोज़ कबल जी इसका आगाज़ हुआ था, आग लगी थी। अब 40 घंटे का वक्त गुजर चुका है, तहम आग बदस्तूर जूं की तूं लगी हुई है। यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से, इस फायर ब्रिगेड जो फायर फाइटर्स हैं, फायर टेंडर्स यहाँ पे लगा दी गई हैं ताकि किसी भी खदशे के तहत अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो उसको फौरी तौर पे फायर फाइटर्स इसको रिस्पॉन्ड करें और इस आग को कंट्रोल करें। ताहम जब आग को काबू करने की कोशिश की गई थी तो उसको कहीं काबू नहीं हो सकी, जिसके बाद ये बात ये कंफर्म हुआ कि ये कोई नेचुरल रिसोर्स है जिससे ये गैस बाहर आई है। सैम्पल्स अभी इसके ले लिए गए हैं, ताहम अभी तक सैम्पल्स की रिपोर्ट भी नहीं मिली है। लेकिन जो इस हवाले से हमारी ज़िले इंतज़ामिया से बात की, DC कोरंगी का इस पर कहना था कि अगर ये छोटा ये ज़ख़ीरा होगा तो ये जिस तरह आग लगी हुई इसी जल के ख़त्म हो जाएगा, और अगर जो लैब टेस्ट के बाद में अगर ये पता लगता है कि ये ज़ख़ीरा बहुत बड़ा है तो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा जीशान, लैब टेस्ट में तो लैब टेस्ट में तो ये पता चलेगा ना कि गैस कौन सी है, तो वो तो ऑब्वियसली डिटरमिन होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कितना बड़ा ज़ख़ीरा है उसके लिए कोई और टेस्टिंग होगी? जी बिल्कुल, उसी हवाले से यहाँ की रेत भी ली गई है। मुख्तलिफ जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स ने भी यहाँ पे आकर दौरा किया है, इसके मुख्तलिफ तरीके से सैम्पल्स और इस जगह का जो मुख्तलिफ जो उनकी जो इसकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो इस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से होती हैं या जो इनकी जो कैलकुलेशंस की मदद से होती हैं, वो सारा का सारा प्रोसीजर इस वक्त जारी है और उसके बाद में इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये जो ये अंदर से जो ये नेचुरल रिसोर्स है ये कितना ज़्यादा है, इसका ज़ख़ीरा कितना ज़्यादा है। ताहम ये सारी की सारी चीज़ें ऑनगोइंग जो रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसके अंदर कमिश्नर कराची, मेयर कराची और पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स ने उसके अंदर शिरकत की थी। उनका यही कहना था कि मुमकिन तौर पे अगर छोटा ज़ख़ीरा भी है तो तकरीबन ये 3 हफ्ते तक, 1.5 से 3 हफ्ते तक की भी ये आग कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन क्योंकि आग जिस प्लॉट के अंदर आग लगी थी उसको मुकम्मल तौर पर गुज़िश्ता रोज़ तो उसके गेट्स वगैरह खुले हुए थे, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर उस पार्ट को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। 1200 फुट गहरी खुदाई हुई थी जिसके अंदर पानी भी निकलता चला गया, जो कि आप देख भी सकते हैं इनके जो वीडियोज़ के मनाजिर में कि आग के अंदर से खौलता हुआ पानी भी निकल रहा है। 6 व्हीलर ट्रक के ऊपर वो मशीन रखी हुई थी जो खुदाई कर रही थी, जिससे ड्रिलिंग हो रही थी। तो हम जो ही अभी जब इब्तदाई तौर पे धमाका हुआ था तो मशीन वहीं पर ही फंस गई थी, लेकिन जब आग लगती गई, पानी निकलता गया, गिरतोनवा की जो इसकी जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो नरम होती गई, तो अब वो ट्रक भी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है इस वक्त। लेकिन अभी भी सिक्योरिटी इंतजाम के तहत यहाँ पे लोगों को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। रेंजर्स और पुलिस की नफरी तैनात है, इसके अलावा एक टीम यहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड की भी तैनात रहती है, जबकि फायर क्योंकि साइट सीइंग शुरू हो जाती है ना, फिर लोग देखेंगे ज़ख़ीरा निकल आया और फिर वो लोगों का रश हो सकता है। और दूसरा ये निशान फाइनली ये बता दें कि जिस एरिया में आग निकली हुई थी अभी तक उतनी ही है या वो एरिया बढ़ गया है, वो दायरा या शिद्दत में इजाफा हुआ? नहीं हमारी तकरीबन 200 मीटर गुज़िश्ता रोज़ जो हिसाब लगाया गया था, तो अभी भी आग उसी जगह पे ही है, लेकिन जो आग की शिद्दत थी, जो इसका फ्लेम अगर हम कहें जो फ्लेम निकला था, फ्लेम का साइज़ अभी तक वही नज़र आया है, किसी भी सूरत कम होता दिखाई नहीं दिया है। गुज़िश्ता रात को भी हमने देखा, गुज़िश्ता दिन में भी हमने देखा, तो ये आग जो फ्लेम है, जो फ्लेम बर्स्ट हुआ था और जिस स्पीड से पानी भी बाहर आ रहा है उसके बावजूद भी आग लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें सेम ही हैं, अभी तक कोई फ़र्क इसके अंदर नहीं पड़ा है। गॉट इट ज़ीशान, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। अपडेटिंग अस। और उसके भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स कह रहे थे कि दूर ज़रा खड़ा होना पड़ता है क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी तपिश है उस आग की। और वो फ्लेम्स देख के हमें भी नज़र आ रहा है कि कल जब हम बात कर रहे थे काशिफ से और आज ज़ीशान हमें बता रहे थे वो उतने ही थे। हाँ, शोला बिल्कुल, इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा ही लग रहा था, कम तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो अल्लाह करे कि ज़रा अच्छा ज़ख़ीरा निकल आए, बहुत ही अच्छा हो जाए, मतलब इसमें कोई अच्छी चीज़ भी हो जाए ना, एवं ही तो नहीं एक तंग करने सरप्राइज देने के लिए थोड़ी देर के लिए अगर छोटा ज़ख़ीरा होगा तो 1-2 हफ्ते जल के खुद ही बुझ के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर अच्छा बड़ा ज़ख़ीरा निकल आए लेकिन तो हम क्यों सोच रहे हैं इस बारे में, हमारी तो ईद है तो हम तो ईद की बातें करेंगे ना, तो हमने तो आगे चलना है। अमीर होने के प्लान बना रहे हैं ना इस गैस से। अब्दुल्ला वो हमारी जगह नहीं है जहाँ गैस नहीं है, वहाँ हमारा घर नहीं है। अच्छा, लेकिन ईद शॉपिंग किस तरह हो रही है, क्या ले रहे हैं लोग? और अली नईम हैदराबाद से, हैदराबाद से चूड़ियाँ बड़ी अच्छी मिलती हैं हैदराबाद में, जबरदस्त। देखें अली नईम क्या दिखा ओवर टू अली। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी ईद की तैयारी के लिए ख़रीदारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हैदराबाद के शहरी बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त भी रेशम बाज़ार के अंदर सूरत हाल ये है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। यहाँ पे जो पहुँचने वाले लोग हैं, जो अब लास्ट जो ख़रीदारी के अंदर चीज़ें शामिल रह जाती हैं तो उसकी ख़रीदारी की जा रही है, फाइनल टच दिया जा रहा है। जैसे बच्चों के अगर क्लिप्स रह जाते हैं, पोनियाँ रह जाती हैं, बैग्स हैं, उसकी ख़रीदारी की जा रही है। छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए चूड़ियों की भी ख़रीदारी की जा रही है, पोनियाँ भी खरीदी जा रही है। इसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं उनकी जो फाइनल टचेज़ में चीज़ें शामिल होती हैं वो ज़्यादातर है मेकअप का सामान, मेकअप का सामान हो, मेहंदियाँ हो या फिर जूते हों, खुस्से हों, इन और ज्वेलरी ख़ास तौर पर उसकी ख़रीदारी भी की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर न सिर्फ लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं बल्कि ख़रीदारी भी इस वक्त कर रहे हैं। और इस ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो अब नहीं बल्कि चांद रात तक इसी तरह से जारी रहेगा जब तक कि ईद नहीं हो जाती। शहरी इस वक्त बहुत पुरजोश है और काफ़ी ज़्यादा बाज़ारों के अंदर रश देखने में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। और जबकि दुकानदार हैं उनका कहना है कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस दफ़ा ख़रीदारी का जो ख़रीदारी है वो भी ज़्यादा देखने में आ रही है। बहुत रश है भाई, बहुत रश है। एक्सेसरीज और अब जैसे देख के पता चल रहा है वो शॉपिंग वही हो रही है कि पूरे जो अपना जोड़ा सब कुछ ले चुके हैं ना उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, कि कुछ एक्सेसरीज हो जाए, कुछ परांदे शरांदे, क्लिप्स, something like that. Parande? Do people still wear parandas? Just like the farshi shalwar, paranda is also back in. By Really? the way. Yes, and very different kinds of बड़े फुम्मन के साथ बड़े-बड़े परांदे भी अब आ गए। Artwork Yeah. kind of parandas. चलो, interesting to know that. Break के बाद मेरा? Going back to basics. Yes, break. वेलकम बैक। इंडस अस्पताल की बात करेंगे। बहुत से मतलब ऐसे डिजर्विंग लोगों को हम जानते हैं जिनका मुफ्त इलाज हो रहा है, हुआ है। ये ऐसा इदारा है जो मरीजों को बिल्कुल मुफ्त तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम करता है। और इंडस अस्पताल लाखों शहरियों के लिए उम्मीद की किरण है जहां बेहतरीन तिब्बी सहूलियात जो है वो एक भी रुपया चार्ज किए बगैर फराहम की जाती हैं। मतलब गरीब आदमी का एक सहारा कराची में इंडस अस्पताल की सूरत में मौजूद है। और भी बहुत से हैं, SIUT है, SIAG है, 12 अस्पताल कायम है, NICVD है, मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन इंडस से आई नो मतलब अभी कौन इमाम मस्जिद थे हमारे, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही गॉट ट्रीटेड इन इंडस। सो और बहुत सारे हैं। इंडस के मुल्क भर में 12 अस्पताल कायम है जैसा आपने बताया। एक अंदाजे के मुताबिक हर माह 5 लाख से ज़ायद मरीजों का इलाज होता है। So you know how to cooperate with them. डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने हमें जो है सदर हैं इंडस हेल्थ नेटवर्क के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में सेहत के शोबे में जो निजी इदारे काम कर रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा नाम है। मुख्तसर बताएं कि अब तक इंडस नेटवर्क क्या कुछ कर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडस हॉस्पिटल 2007 से शुरू हुआ था, 150 बेड से। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 13 हॉस्पिटल हैं हमारे। और उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ के 105 क्लिनिक्स हैं। उसके अलावा हमारा मोबाइल क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जो है बोर्ड क्लिनिक है, हमारे फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हमारे ब्लड सेंटर्स हैं। और हम इस माहाना कोई 5 लाख मरीज़ इस पूरे नेटवर्क में ट्रीट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है और जल्द हम उन्हें ऑन ग्राउंड देखेंगे ऑपरेशनल? देखिए हमारा मिशन यही था कि हम अपने हॉस्पिटल को सूबाई हेडक्वार्टर्स में, जैसे कराची और लाहौर में हो चुका है, उसके बाद पेशावर में और जो है कोयटा में एक हॉस्पिटल बनेगा। अब कब बनेगी, जब 2 कराची और लाहौर पूरे हो जाएं उसके बाद वो शुरू होगा। इसी तरह फेडरल कैपिटल में
इस्लामाबाद में भी हम शुरू करेंगे। उसके अलावा हम ये चाह रहे हैं कि हमारे प्राइमरी केयर की जो है ना इतने हो जाए, जहाँ जहाँ नहीं हैं उनको लेके आगे बढ़ें, ताकि अगर प्राइमरी केयर हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो हमको बड़े अस्पतालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया आपका काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आपको अल्लाह मियां सलामत रखे और आप इसी तरह जो खिदमत कर रहे हैं लोगों की वो इंडस अस्पताल की सूरत में जारी रखें। अच्छा जी, थोड़ी सी ईद की तैयारियां और हम दिखा दें, इंस्पिरेशन ही ले रहे हैं ना, किसी को देखना होगा कि क्या चल रहा है किधर, जैसे कि चित्राल में क्या हो रहा है, क्या शॉपिंग हो रही है, सब कुछ हमारे फ्रेंड हैं जहांगीर जिगर फ्रेंड जिगर देखिए। चित्राल में जून जून ईद उल फितर करीब आ रही है, बाज़ारों में ईद की ख़रीदारी भी उरूज पर है। गुज़श्ता 4 दिन मुतवातिर बारिश के सबब लोग घरों में मसरूफ़ होकर रह गए थे। बारिश में वक्फा होते ही मर्द, ख़वातीन और बच्चे बाज़ारों पर टूट पड़े। बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश देखने में आया। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मूलदेह बाज़ार में ख़रीदारी करती है। इसके पेश नज़र चित्राल पुलिस ने मज़कूरा बाज़ार में गाड़ियों की आमद पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है, ताकि गैर ज़रूरी रश को कम किया जा सके। इस बाज़ार में ख़वातीन और बच्चों को ख़रीदारी करते हुए देखा जा सकता है। इसी चित्राल के दीगर बाज़ारों में भी गैर मामूली रश देखा गया है, जहां लोग अपने अपने ज़रूरत की अशिया ख़रीद रहे हैं। अच्छा, शॉपिंग तो ऑलमोस्ट एक ही जैसी लग रही है, लेकिन जगह मज़े की है, मतलब इट्स डिफरेंट। सो अच्छा, आखिरी रोजे का इफ्तारी का एहतमाम भी ना बस मुश्किल ही होता है, मतलब बस खोल लेते हैं। कह रहे हैं जैसे ऐड के आखिरी रोजा भी जो होता है हो तो रहा है, लेकिन वो मुश्किल ही होता है, बिकॉज आपका दिमागी तौर पे आप आगे निकल गए होते हैं, तो इन योर हेड वो रोजे खत्म हो चुके होते हैं। चलें जी, एक ब्रेक लेनी है, दिस गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा जी, आज एक और मरहला भी है ना, वो है चांद देखने का मरहला, और उसके लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में, कोयटा में, और जोनल कमेटियों के इजलास होंगे दीगर शहरों में, जैसे कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में तो पता नहीं कुछ लोग मना ही चुके हैं ईद। सो आई वंडर वो एक ही फैक्शन है जिन्होंने मनाया ईद, ज़्यादातर लोग मना चुके होते हैं वैसे पेशावर में। फिर अच्छा जी, तो फिर हमने आपको बता दिया कि चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का आज इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है, जिस तरह कि अब्दुल्ला बता रहा था, और जिसकी सदारत कर रहे हैं बाय द वे चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद। और मरकजी रुयत हलाल कमेटी के साथ साथ जोनल कमेटीज़ के इजलास, जिस तरह के बताया, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर में मुनक्किद किए जा रहे हैं, और चांद के बारे में हतमी फैसला जो है वो चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी करेगी। और पाकिस्तान के स्पेस इदारे स्पार्को का कहना है कि शवाल का चांद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका है। सो देर आर नो टू वेज अबाउट इट। कल ईद है जी, और आज गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन कितने घंटे होगी? 27 घंटे होगी। सो इट्स गोना बी वेरी क्लियर। सो 24 घंटे से ऊपर का चांद है, तो नजर तो आ ही जाएगा ना। हमें ज्वाइन करेंगे मुख्तलिफ नुमाइंदगान दीगर शहरों से। इस्लामाबाद में भी जो हमारे साथी हैं आसिफ बशीर, वो हमारे साथ होंगे। पेशावर से भी, अभी कोयटा से हमारे साथ हैं शब उमर। सो हम कोयटा चलते हैं। शहाब बताइएगा, हाउ डज द वेदर लुक लाइक? मतला साफ है, अब्र आलूद है, क्या कह रहे हैं रुयत हलाल कमेटी वाले? आज ही शवाल का चांद देखने के हवाले से कोयटा में जोनल रुयत हलाल कमेटी का जो इजलास है वो 6 बजे के बाद डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में मुनक्किद होगा, और इसमें जो कमेटी के अरकान हैं, इसमें उलमाए कराम, ज़िले इंतज़ामिया, महकमा मौसमियात और दीगर जो मुताल्लिका महकमों के जो हुकाम है उसमें शिरकत करेंगे और शवाल का चांद देखने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से यहाँ पर जो इंतजामात हैं, तैयारियाँ हैं, तमाम मुकम्मल किए गए हैं। दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात उन्होंने बताया कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के जो बेशतर हिस्से हैं वहाँ पर आज मतला साफ़ है, और जो शवाल का चांद है इस हवाले से सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में शवाल का चांद देखने के हवाले से जिसके इम्कानात हैं वो काफ़ी मौजूद हैं कि शवाल का चांद आज नज़र आ जाए। ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं और आसिफ बशीर चौधरी आपसे भी बात करेंगे, क्योंकि मेन जो खबर आनी है आसिफ के कल ईद है कि नहीं है, जो कि हमें पता है कि इंशाल्लाह होगी, वो तो इस्लामाबाद से ही आनी है। तो ये ऑलरेडी स्पार्को कह रहे हैं कि 27 घंटे का चांद हो चुका होगा, तो बड़ी आसानी से नज़र भी आ जाना चाहिए आज रुयत हलाल कमेटी को। आसिफ जी बिल्कुल, ये कल 3:58 पे दोपहर में ना चांद की पैदाइश हुई थी, और
हम मगरिब के बाद इसको 6 बजे के 6:30 बजे के बाद देखेंगे तो ये 27 घंटे से भी ज्यादा का चांद होगा। तो 19 घंटे और 17 मिनट जब उम्र हो जाए चांद की तो वो इंसानी आंख से देखे जाने के काबिल होता है। और आज जो मतला है वो भी बिल्कुल साफ है इस्लामाबाद में भी, और मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस चांद को देखे जाने की तवक्को जो है वो की जा रही है जहां जहां पे मतला। इजलास कब तक शुरू होगा? इजलास के लिए 5:30 बजे का वक्त दिया गया है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज यहाँ इस्लामाबाद में होगा। वजारत मजहबी अमूर की जो बिल्डिंग है कोसार कम्प्लेक्स की, उसके छत के ऊपर से जो है वो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के अरकान जो है वो चांद को देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसी बिल्डिंग में ही इजलास होगा जहां पे जोनल कमेटियों की जानिब से जो रवैयत की शहादतें हैं वो आएंगी, और फिर उन शहादतों को बरसने के बाद मरकजी रुयत हिलाल कमेटी यहाँ इस्लामाबाद से ही चांद नजर आने के हवाले से हतमी ऐलान जो है वो करेगी। ठीक है, इस्लामाबाद से ही हतमी ऐलान होगा। अब रसूल दावड़ है हमारे साथ पेशावर से। पहले तो ये बताए ना रसूल के ये रसूल दावड़ के कितना पेशावर आज ईद मना रहा है, और दूसरा किसने मना ली आज? हाँ बिल्कुल यही पूछा था आपने। बिल्कुल, आज पेशावर में भी बहुत से जो अफगान भाई है और इसके अलावा यहाँ पे पेशावर के अपने लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने आज बाकायदा ईद उल फितर की नमाज पढ़ के आज उनकी ईद है। लेकिन बहुत से लोग पर ऐसे भी है जो आज रमजानुल मुबारक के आखिरी यानी अफ्तारी करेंगे। अच्छा रेशो बता रसूल दावड़, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, इट इज सैड आल्सो। एएनपी वालों ने मना ली तो एएनपी एमन वली ने मना ली तो पूरी जमात ने उनकी मना ली, उनका असर और रसूख जिस जिस इलाके में है वहाँ पे ईद मना ली। हाउ डज इट वर्क आउट? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, मजहबी इन्फ्लुएंस है, मतलब एक मोहल्ले में आधे लोग मना रहे होते हैं आधे लोग नहीं मना रहे होते, क्या होता है? यकीनन ऐसा है, बहुत से मैं तफसील से बता सकूं। ये शुमाली वज़ीरिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे ईद है, इस तरह बाजावड़ में भी कुछ इलाकों में आज ईद है। और इसके अलावा सियासी पार्टियों में फिर एएनपी के लीडर ने कहा है कि चूंकि हमने पहले से कहा था कि हम सऊदी अरब या बाकी दुनिया के साथ ईद और अफ्तारी करेंगे, तो आज उन्होंने भी। नहीं तो फिर ये बताएं, नहीं ये आपने इंटरेस्टिंग बात की है, तो फिर बताएं कि तो क्या इनके रोजे भी सऊदी अरब के साथ एक दिन पहले शुरू हो गए थे? जी 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 बिल्कुल, आज 29वां रोजा था इनका, और आज वो कह रहे हैं कि चूंकि कुछ इस्लामी दिन जो है वो 29 के हैं और कुछ 30 के हैं, तो उनके 29 पूरे हो चुके हैं। और पेशावर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आज 28 है, तो आज पूरा करके आज अगर एक तरफ जो ऐलान का इंतजार किया जा रहा है जाएगा यहाँ पे, चूंकि हम इस वक्त भी उसी मकाम पे है जहाँ पे चांद नजर आने से मुतालिक शवाहिद आएंगे। वो तो हो गए, तो अच्छा ये चांद जब नजर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 50% पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा कल ईद मनाएगा और 50 ने आज मना ली है, या ये 70-30 की रेशो है, क्या है जरा हमें प्लीज सेंस दीजिए। ये 70-30 की रेशो है। 70% आज यानी रमजान के रोजे रखे हुए हैं और 30% लोग एक माइनॉरिटी है स्टिल एज कम्पेयर टू द मेजॉरिटी, जो कि मेजॉरिटी जो है वो कल ही ईद मनाएगी पूरे मुल्क के साथ, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम चूंकि यहाँ पे कुछ पेशावर के कुछ मसाजिद में बाकायदा नमाज ईद अदा हो गई है और कुछ लोग बाजारों में वो रश नहीं है जो गुज़श्ता दिन था। आज ऐसा लग रहा है जिस तरह की वाकई कोई चेंजेस नजर आ रही है, क्योंकि बाज लोग आज ईद मना रहे हैं और बाज रख रहे हैं। ये भी बता दें आपकी ईद आपकी आ जाएगी कल है, वरना अगर आ जाए तो हम आपको ईद मुबारक तो कर दें। यकीनन मेरा तो चूंकि मैंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ रमजान के रोजे रखे थे तो 28 हमारे बनते, इसलिए आज आपको 29वां मुकम्मल होगा हमारे साथ, और इंशाल्लाह कल हम सब ईद मनाएंगे, तो हम आपको कल ही ईद मुबारक कहेंगे। शहाब उमर भी हमारे साथ हैं। शहाब, क्वेटा में मतलब सब लोग एक ही दिन ईद मनाते हैं और अतराफ में या फिर बलोचिस्तान में भी कुछ हैं मुख्तलिफ नज़रिए के लोग? नहीं, बलूचिस्तान में जिस तरह पेशावर की सूरत हाल है बलूचिस्तान में इस तरह नहीं है। बलूचिस्तान में एक ही दिन रमज़ान होता है और एक ही दिन ईद जो है मनाते हैं, और यही सूरत हाल इस बार भी है। जो शहरी हैं वो इस मुंतज़र में हैं कि आज जो रुयत हिलाल कमेटी क्या फ़ैसला करेगी और मरकज़ी जो रुयत हिलाल कमेटी क्या फ़ैसला करेगी उसके मुताबिक वो अपना ईद मनाएंगे। जी चलिए, ज़बरदस्त, ये भी सही हो गया। चलिए आसिफ बशीर चौधरी, हम भी इंतज़ार करेंगे आपकी तरफ से, फिर बताया जाएगा हमें कि कब इजलास शुरू हो गया।
और उसके बाद मगरिब के बाद ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रवायती सी, जो बचपन में हम बैठ के देखा करते थे। सालों से देख रहे हैं, उसका इंतजार होता है, मतलब घरों में ईद की तैयारियां होती है सब कुछ, लेकिन वो बैकग्राउंड में लगा होता है। अच्छा, बीच में हुआ अभी गुज़श्ता ही सालों में ऐसे भी मौके आए हैं जब लिटरली रात 10 बजे ऐलान हुआ है। भाई आधे लोगों को तो पता ही, तरावी पे गए हुए लोग आए, जो बुजुर्ग हैं, आके सो गए, सुबह उठे तो पता चला ईद है। हाँ, तरावियों के बाद, लिटरली प्रैक्टिकली तरावियों के बाद हम अगले दिन शो की तैयारी कर चुके होते थे, रमजान वाले, लेकिन पता लगता था नहीं वो ईद वाले कपड़े निकालने पड़ेंगे, तो वो करना पड़ेगा। तो हमने तो हर चीज, और आप लोगों ने भी, जो यहाँ रहता है पाकिस्तान में, उन्होंने हर चीज देखी हुई है। We believe in adventure and excitement and a little bit of mystery. तो ये हमारी ईद जो है ना, ये एक मिस्ट्री होती है कि है कि नहीं है। वैसे अभी तकरीबन मिस्ट्री रिजॉल्व है, क्योंकि चांद की उम्र इतनी है कि आप भी घर के बाहर खुद ही देख के फैसला कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ के आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने हज़रसराई की है कि भारत पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी नज़र रखे हुए है। इमेजिन क्या कर रहे हैं, क्या भारत पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के साथ बुरे सलूक पर गहरी नजर, कमाल नहीं है वैसे, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ये बात उस मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा कह रहा है जहां अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयां मतलब अभी ईद की नमाज पे झगड़े हो रहे हैं। ईद की नमाज बाहर होगी, अंदर होगी, सड़क पे हो सकती है, इस पे एक वबाल मचा हुआ है। मतलब ये रोज का ही मामूल बन चुका है। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम और बाबरी मस्जिद की शहादत अभी लोग भूले नहीं हैं। बाय द वे ये कभी नहीं भूलेंगे। ये मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो भी सबके सामने है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, अक़लियती बरादरियों पर जुल्म और जमहूरी इक़्तिदार का खात्मा रियासती पॉलिसीज़ का हिस्सा है। मतलब पता नहीं कौन सी इनको ख्वाब आई है, आज उठते ही पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है। ये भी उनकी कहानी में है ये बात। और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारत अक़लियती हकूक़ का अलम बरदार ना बने तो बेहतर है, वरना खुद इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। तमाम अक़लियतों और सियासी मुखालिफिन को कुचलने वाले मोदी कि भारत से पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ पर बयान आना लिटरली इट्स अ जोक। इट इज़ अ जोक। दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि भारत में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं जाते, इस मरतबा तो भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। आई वाज जस्ट टेलिंग यू, ये हो रहा है। इससे पहले ये कभी नहीं इशू बनाया गया था, अब हवा बनाया गया है। पुलिस ने कहा है कि सड़क पर नमाज ईद अदा करने वालों पर मुकदमा दर्ज करेंगे, उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर देंगे। जबकि भारतीय रियासत हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, जिस पर शदीद क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। These are extreme measures. लेकिन बकौल उनके प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। लेकिन वहाँ पे बड़े आवाज उठ रही है, पर्टिकुलरली नमाज ईद सड़क पे अदा करने वाले मामले पे। फिर लोग कह रहे हैं, फिर मुसलमान कह रहे हैं कि फिर कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन जो है वो ना हो सड़क पे, लार्जेस्ट माइनॉरिटी, इंडिया जैसे मोस्ट पॉपुलेटेड मुल्क पे लार्जेस्ट माइनॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है, और वो नमाज नहीं पढ़ सकते इस तरह। ऑब्वियसली सड़कों क्या देयर इज स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ मुसलमान हैं कि वो तो हर जगह ही होंगे। इन एनी केस ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं इसके हवाले से हमने बात करनी है। एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी ख़ारिजा। एजाज़ चौधरी साहब, अब क्या हम बात करें, इंडिया के अंदरूनी हालात देखें ज़रा। आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और वो पाकिस्तान को अक़लियतों के हकूक़ के ताने दे रहे हैं। क्या हो गया दुनिया में? क्या ऐसे बयानात को मतलब किस तरह संजीदा लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिए? और पाकिस्तान दोनों की तारीख काफ़ी कॉम्प्लेक्स, लिए ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क पर इस तरह अंगुश जनी करे। जिस तरह की हिंदुस्तान में ये तरीक़ाकार है, और शुरू से है, कोई आज से नहीं है, कि पाकिस्तान की तरफ वो उंगली उठाते हैं और कहते हैं आप में ये खराबी है, जब वो अपनी तरफ नहीं देखते। कोई एक रिपोर्ट नहीं है हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के हवाले से। ये पुरानी 2006-7 में सचर रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद कई किस्म की, अभी जेफरी की रिपोर्ट थी, जो फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स उनके बारे में आई हैं। अभी वो एक अमेरिकन रिपोर्ट भी आई है। तो ऐसा नहीं है कि जी वो कहें कि जी हम तो बिल्कुल फरिश्ता सीरत हैं और सारी शैतानी पाकिस्तान की तरफ है, इसलिए पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़। हालांकि पाकिस्तान में
अगर माइनॉरिटीज़ पे कभी कोई वाक़या होता भी है तो बहुत सख्त गम गुस्सा किया जाता है सारी तरफ से, और बड़ा जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ है वो बहुत दिलगीर हो जाती हैं। जबकि हिंदुस्तान में तो वो फ़ख्र से कह रहे हैं कि हम हिंदू राज बना रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और हमारे लिए माइनॉरिटीज़ डोंट मैटर। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सर, मोदी का अक़लियतों ख़ासतौर पर मुसलमानों से जो सलूक रहा है, इंडिया के अंदर भी इस पर आवाज़ उठती रही है, तो फिर क्या वजह है कि उनकी हुकूमत अपना तरीक़ाकार नहीं बदलती? मतलब दिस इज़ देयर पॉलिसी एंड पॉलिसी के साथ कामयाब हैं, तो क्या मजबूरी है उनको? नहीं, मजबूरी नहीं है, ये तो एक उनका बाकायदा डिक्लेयर्ड अज़्म है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने हिंदू रियासत बनानी है, और जिसको नहीं पसंद ये वो क्यों रहता है यहाँ पे। और बहुत सारे बीजेपी के हुक्मरान हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों का कोई नहीं है, और अभी आपने देखा कि 1992 में बाबरी मस्जिद से लेकर अब जो औरंगजेब की के मज़ार या कब्र के ऊपर जो ये कंट्रोवर्सी है, एक सिलसिला चली जा रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुस्लिम आइकॉन्स जो हैं उनको ख़त्म करेंगे। हत्ता कि वो तो ताजमहल को भी कहते हैं कि हम ये भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है जो बड़ी अरसे से बीजेपी फॉलो कर रही है, और वो उनकी अपनी जो हिंदुस्तान जब शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा कि हम तो सेकुलर रियासत बनेंगे, प्लूरलिस्टिक रियासत बनेंगे, ये उससे अब बड़ी दूर हट गए हैं। बिल्कुल जी, उनके मुस्लिम हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स के हवाले से तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। एजाज चौधरी साहब ये भी बता दें कि ये मुमकिन ऑब्वियसली नहीं है कि हम ईद मनाएं लेकिन अपने कश्मीरी भाई बहनों को भूल जाएं, तो उनकी ईद ऑफ कोर्स एक जेल में ही होगी, बिकॉज कश्मीर की हालत तो सारों को पता ही है। तो ये हालात कब बदलेंगे आपको लगता है? क्या पाकिस्तान को आलमी ताकतों से कोई उम्मीद रखनी चाहिए? बैनुल अक़वामी बरादरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा में रेजोल्यूशंस मौजूद है, बैनुल अक़वामी का फॉर्मल स्टांस तो है, लेकिन वो पॉलिटिकल विल नहीं है बैनुल अक़वामी बरादरी में जो उनसे हिंदुस्तान से ये मनवा सके कि भैया आपने ये काम करना है। और हिंदुस्तान भी अब उन रेजोल्यूशंस को बिल्कुल दरखुरे इतना नहीं समझता, वो बिल्कुल उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहता। तो बैनुल अक़वामी बरादरी ये देखती है एक बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है, उसके साथ बिजनेस करना है, तो इसलिए वो भी हिंदुस्तान को कुछ नहीं कह रहे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें बैनुल अक़वामी बरादरी से ज़्यादा नहीं रखता हूँ। अभी तक जो आपने कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास था वो पाकिस्तानी उस वक्त कश्मीरियों ने, लश्कर ने, सब ने लड़के लिया था, और उसके बाद से पाकिस्तान ने अपना एक स्टैंड लिया हुआ है, वो पाकिस्तानी नहीं छोड़ सकते हैं उसको। बड़ी अफसोस की बात है कि जब उम्मीद भी कुछ खास ना रखी जा सके। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमसे बात करने का। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। सी यू इन अ व्हाइल। अच्छा, दिस इज़ रादर सैड क्योंकि पाकिस्तान उन माशरों में शामिल है जहाँ ख़वातीन की तादाद तो मर्दों के बराबर ही है, मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है वैसे, लेकिन तालीम, कारोबार, रोज़गार में उन्हें बराबर के मौके मुयस्सर नहीं। अब कुछ बेहतरी आ रही है। हाँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता शहरों में हमें बेहतरी नज़र आती है। शहरों के अलावा आप देख लें सूरत हाल इतनी हौसला अफजा नहीं है, और अगर भी तो अनपेड लेबर है सारी ख़वातीन की, चाहे वो फसलों में काम कर रही हों या और कहीं काम कर रही हों। कुछ ऐसे स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं जिनकी वजह से जो ख़वातीन हैं, बाज़ ख़वातीन, उनको माशी तौर पर ख़ुद मुख्तार होने का मौका मिल रहा है। और 2021 में रोशनी बाजी के नाम से भी एक ऐसा ही प्रोग्राम शुरू हुआ जिसके तहत ख़वातीन को इलेक्ट्रिशियन वाले बुनियादी हुनर सिखाए जाते हैं, और अब 200 से ज़ायद ख़वातीन हैं जो बतौर इलेक्ट्रिशियन, मीटर रीडर वगैरह ख़ुद मुख्तार हो गई हैं, पैसा कमा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, और इन्हीं में से एक हैं नाजिया सहर जो आज हमारी मेहमान है। नाजिया, क्या हाल है आपका? मुझे ये टर्म ही बड़ा अच्छा लगा है, रोशनी बाजी। तो कितना लोग आपको पसंद करते हुए जहां आप जाएं, मतलब आप इतना हुनरमंद हैं, आप जानती हैं क्या क्या करना है। मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला था इस इनिशिएटिव के बारे में, और आपको क्यों लगा कि आप ये कर सकती हैं? रोशनी बाजी के हवाले से स्टार्टिंग में मुझे अपनी फ्रेंड ने बताया था। एक्चुअली मैं फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से जॉब सर्च कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि इलेक्ट्रिक का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है रोशनी बाजी के नाम से। थोड़ा सा लगा कि ये व्हाट इज़ रोशनी बाजी, मतलब क्या काम होगा इसके अंदर। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू वहाँ पे मुझे थोड़ा गाइड किया गया कि आप लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएंगे, हम लोग डोर टू डोर जाना है, तो वहाँ से फिर मैंने सोचा चलो यार करके देखती हूँ मैं क्या है ये। और
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेनिंग है। थी आपकी फिर ये? मेरी ट्रेनिंग 1 मंथ की थी। 1 महीने तो उसके लिए आपकी बेसिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? ग्रेजुएशन मिनिमम। ग्रेजुएशन मिनिमम है। ग्रेजुएट कितनी लड़कियां बस घर में हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं, और टीचिंग आपको पता ही है कितना ही जॉब दे देती है जो बेसिक छोटे स्कूल हैं। तो आपको ये आसान था आपके लिए जब आपने 1 महीने की ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग में क्या क्या आपको सिखाया? आसान तो स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था एक बहुत मुश्किल चैलेंज है ये मेरे लिए, पता नहीं मैं इसे कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं घर में रहने वाली खातून थी, कभी बाहर नहीं निकली थी, तो डोर टू डोर जाना और कराची जैसे माहौल के अंदर निकलना तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जब मुझे कि इलेक्ट्रिक ने ट्रेनिंग्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ट्रेनिंग्स इतनी बेहतरीन थी, जैसे बिहेवियर के ऊपर हो गई, और दूसरा ये कि फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह, और बाइक ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, ये हम लोगों को जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई तो मेरा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ। बाइक ट्रेनिंग भी शामिल थी इसमें? बाइक राइडर हूँ। आप बाइक भी खुद ही चलाती हैं, और उसके बाद आप एज अ मीटर रीडर इसी इदारे में नौकरी पर लग गए। बड़ी कमेंडेबल बात है कि एक देखिए, यकीनन पैक तो यही होगा ना, मीटर रीडिंग और इलेक्ट्रिशियन के जो काम होते हैं, लेकिन कितना ऑल इंक्लूसिव बनाना कि आप भी बीच में कॉन्फिडेंट फील करें कि आप भी ये काम कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस भी सिखाएंगे, और बेसिकली प्राइमरीली ये लोग सेफ्टी एम्बेसडर्स हैं। सो मीटर रीडिंग तो चलें आपका बेसिक जॉब है, लेकिन सेफ्टी एम्बेसडर होने से क्या मुराद है? सेफ्टी एम्बेसडर तो हम लोग रोशनीबाजी में जो हम लोगों का प्रोजेक्ट मिला था वो यही था कि आपने उन ख़वातीन तक रसाई हासिल करनी है जहाँ पे हमारे मेल हजरात नहीं जा सकते, उन्हें ये अवेयरनेस देनी है कि भाई आप घर में काम करते हुए कैसे सेफ़ माहौल में काम कर सकते हैं। जैसे कि एक ख़ातून है, वो घर में वॉशिंग मशीन लगाती हैं, पानी पड़ा होता है, स्लीपर्स यूज़ नहीं करती हैं, हाँ नंगे पैर, ये तो ये अनसेफ माहौल में जब ये लोग काम करते हैं तो हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम लोगों ने उन लोगों को जाके अवेयर किया और बताया कि भाई ये सारी चीज़ें अनसेफ है, उन्होंने हमारी बात पे एग्री किया, ना कि अमल भी किया बिल्कुल। अच्छा रोशनीबाजी, शाह लतीफ़ टाउन में आपके घर के बाहर एक बोर्ड लगा होता था इलेक्ट्रिशियन का, जिसपे काम तो आप करती थी बतौर इलेक्ट्रिशियन, लेकिन आपके शौहर का नाम और नंबर होता था। ये क्यों? So, ये क्या कहानी है? एक्चुअली हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मेरा नाम बोर्ड पर लिखा हुआ हो, इसीलिए। हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड टेक्सटाइल में एज अ टेक्नीशियन काम करते हैं। जबरदस्त। दोनों मियाँ बीवी, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, वेरी नाइस। जैसे मोहल्ले में कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, या किसी का स्विच बोर्ड नहीं चल रहा, या पंखा ख़राब हो गया है, तो आप ये जाके करती हैं, या घर आपके कोई चीज़ छोड़ जाए तो आप ठीक करती हैं, क्या होता है? होता ये है कि जब जैसे हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे मेल का एक्सेस बहुत कम है, वहाँ पे जैसे अब पूरा दिन फीमेल को वेट करना पड़ता है, अगर उसका कोई स्विच ख़राब है, कैसे वॉशिंग मशीन लगानी, कोई काम करना है, तो वो बेचारी वेट करती रहती थी। हाँ कुछ भी इवन के कोई तार ख़राब हो गई, छिल गई, तो उसके लिए वो वेट करती थी। अब वो ये कहती है कि हमें वेट नहीं करना पड़ता, हम आपको कॉल करते हैं, इसीलिए वो मुझे बुला लेती हैं। मैं एज अ फीमेल मेरा एक्सेस बहुत ईजी है, तो मैं जाती हूँ उन लोगों के घरों में, स्विच सही कर देती हूँ, कभी किसी का तार ख़राब है वो सेट कर दिया, कोई फ़ैन ऑफ हो गया, डीमर वगैरह, और उनको एतबार होता है क्योंकि ये लड़की है, छोटी सी आप लग रही हैं, तो आप जाएंगी और सब कुछ ठीक कर देंगी। वो स्टार्टिंग में तो नहीं करते थे कि ये क्या करेगी, ये नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं करती हूँ तो वो काफ़ी हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं, मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, इवन कि मुझे कहते हैं कि हमारी बेटी को भी लगाओ यहाँ पे। ये बात है ना कि किसी को देख के, अच्छा अब ये बेटी को भी आगे लगाओ, तो ये मैंने ये सोलर प्लेटें तक लगा लेती हैं जी, ये ले जरा, ये बड़ी हमने बातें बतानी, और ये भी आपको इस प्रोग्राम के तहत ही सिखाया गया? ये हमें कहीं ने एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी इलेक्ट्रिशियन की, तभी मैंने ये स्टार्ट किया। अच्छा, तो अब हमने सुना है कि 200 जो है लड़कियां जो हैं इससे रोशनीबाजी हो गई हैं, तो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, और आप क्या इंकरेज करेंगी कि बाकी बच्चियां वगैरह जो हैं, खासतौर पे बीए ग्रेजुएट्स? जी मैं ज़रूर इंकरेज करूँगी, और अभी हम लोगों का जब मैंने स्टार्ट किया था वो सेकंड बैच था, मुझसे पहले एक और बैच था, उसके बाद भी 2 बैचेस और आए, और अभी भी कंटिन्यू है कि इन लोगों की कोशिश है कि एक और स्टार्ट करें, मतलब और भी लड़कियों को इनकरेज करें। तो रोशनीबाजी क्या तरीका होता है? आपको कहीं रजिस्टर करना पड़ता है, कहीं SMS से, वेबसाइट पे, क्या होता है तरीका कार इसकी ट्रेनिंग हासिल करने का? ट्रेनिंग हासिल करने से पहले हम लोगों को एक इंटरव्यू के लिए कॉल दी जाती है पहले, जब हम लोग मगर अब बच्ची जो हमें देख रही है, अप्लाई किया आपने? जी ऑनलाइन एप्लीकेशन है रोशनीबाजी के लिए, और फिर आपका इंटरव्यू हुआ, और फिर आपने, और जब आपने किया तो आप 200 लड़कियां थी? हाँ नहीं, जब हम लोगों ने किया था उस टाइम पे 40 थी। अच्छा, 40 ऑलमोस्ट गर्ल्स इन वन बैच। ओके, गॉट इट। जबरदस्त, ये मुझे बहुत ही रोशनीबाजी जबरदस्त बात लगी। नाज़िया सहर और रोशनीबाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग एंड फॉर डूइंग। मुझे तो रोशनीबाजी नाम भी अच्छा लगा है, पता चल जाता है ना कि क्या करती होंगी। ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी ख़वातीन हैं जो मतलब बहुत सी ख़वातीन के लिए हिम्मत
बनाने का काम करती हैं। और ये स्किल डेवलपमेंट है ना आफ्टर ऑल, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा स्किल दी जा रही है और जिससे आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं, कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, व्हाई नॉट, यही तो ज़रूरत है। सो गुड ऑन दैट। अभी ब्रेक ले रहे हैं, बाय द वे। भाई ये क्या बात है? ये क्या हो रहा है, बताएं क्या बात कर रहे हैं हम। ईद उल फितर पर सुई सदन की जानिब से गैस का स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया। अब ये खुद ही समझ लें अगर आपका दिल चाह रहा है तो। ईद के लिए गैस के तमाम वेल्व्स जो है फुल प्रेशर से ऑन करने का फैसला हुआ है। ईद के तीनों दिन रात 12 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। सो ये बेस्ट हो गया ना? हाँ, तो 12 बजे तक होगी, कब से कब। और अगर 12 बजे के बाद भूख लग जाए आपको तो फिर सॉरी, वो फुल प्रेशर वाला था। मैं ये नहीं बताया कि शुरू कब होगी। चांद रात को भी रात 12 बजे तक गैस देने का स्केड्यूल तय कर लिया गया। चांद रात को रात 12 बजे के बाद भी गैस की जरूरत होती है, क्योंकि शीर खुरमा जो है वो यूजुअली लोग 11-12 बजे ही चढ़ाते हैं, फिर वो बनते बनते 2-3 बज जाते हैं। इट टेक्स टू लॉन्ग टू मेक। इट डज टेक लॉन्ग, इट डज टेक। चढ़ाते हैं तो ऐसे कैसे पाए चढ़ रहे हैं? मतलब फिर भी इट डज टेक लॉन्ग ऑब्वियसली। फिर रात को 12 क्यों बजा रहे हैं? 8 बजे चढ़ा दें। तो हमने आपको बताना था रात 12 बजे के बाद जरा गैस प्रेशर में आपको कमी का। लेकिन मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, कब से कब तक है गैस? सुबह से है ना, सुबह से है, सुबह से है। उसका एक तरीका भी है, ऑन करें चूल्हा और देखें कि गैस है कि नहीं। अच्छा, कराची से हमारे पास एक अब मतलब खबर है, एक सूरत हाल आप देखिए क्या है कि कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हादसा और ट्रैफिक जाम के खात्मे के लिए बहुत से इक़दाम का ऐलान किया गया है, जहाँ मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाइन और लेन की पाबंदी, रेयर व्यू मिरर का आप लाइन और लेंथ कहने लगे थे ना, क्रिकेट याद आ गई थी ना आपको। अच्छा सॉरी, वापस। रेयर व्यू मिरर का होना लाजमी। वहीं जो चिंची रिक्शे होते हैं उन पर भी बड़ी सड़कों पे आने से कदगन लगाना, यानी उन्हें रोक दिया गया है बड़ी सड़कों पे आने से। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक हुमा शहर में 36,000 से जायद रजिस्टर्ड चिंची रिक्शे हैं, लेकिन असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे आपको ये भी बता दें कि गैर कानूनी है 100%, लेकिन इसके बावजूद ये शहर में क्यों है? जिमार झोंकियो हमारे साथी हैं, वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। कराची की सड़कों पर हर साल हज़ारों चिंची रिक्शों का इजाफा हो रहा है, जिससे ट्रैफिक मसाइल भी बढ़ रहे हैं। इस वक्त शहर में 36,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड चिंची रिक्शे मौजूद हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट ज़राए बताते हैं कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। ये चिंची रिक्शे एक गैर कानूनी मगर मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत चल रहे हैं। हर चिंची रिक्शा एक मखसूस अड्डे के मातहत होता है, जो उससे रोज़ाना सैकड़ों रुपए वसूल करता है। शहर में दर्जनों अड्डों से ली जाने वाली रकम का तखमीना लगाया जाए तो ये हर हफ्ते करोड़ों रुपए बनती है। तशवीश की बात यह है कि ये रकम सरकारी ख़जाने के बजाय चिंची अड्डा माफिया और उसकी सरपरस्ती करने वाले इदारों को जाती है। शहर में चलने वाले हर अड्डे का एक मखसूस रूट होता है, जिसकी पहचान उसके स्टिकर से की जाती है। चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ये स्टिकर्स अपनी विंड स्क्रीन पर लगाते हैं ताकि उनको रूट पर चलने में आसानी हो। बाज़ जगहों पर ऐसा भी देखा गया कि एक से ज़ायद स्टिकर्स भी लगाए गए ताकि मुख्तलिफ रूट्स पर वो चल सकें। इन स्टिकर्स की सैकड़ों से हज़ारों में जो है वो रकम होती है, और चिंची ड्राइवर्स का कहना है कि शहर में चलने वाला कोई भी चिंची रिक्शा बग़ैर अड्डों की पुष्ट पनाही के नहीं चल सकता। अब उनको महीने की मंथली देनी पड़ती है, क्योंकि इनकी ट्रांसफ़र होती रहती है, वो देखते रहते हैं। ये M1 यहाँ की है, ओए ये तो B1 तो हमारे यहाँ के 3-4 रूट चल रहे हैं, तो ये 6 सीटर, ये इसका स्टिकर ये नहीं है, ये स्टिकर अलग है, तो इसको पकड़ो, इससे दिहाड़ी बनाओ। अड्डा 170 रुपये जायज़ है, क्योंकि उसमें वो चलान भरते हैं, रोड का सारा काम वो उनकी है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा अड्डा 600 रुपये है, वो सुराबकोट हाईवे पे। पहली बार अगर आप लगाओगे तो 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर सवारी होए नहीं होए उसको 300 रुपये अड्डा देना पड़ेगा। नहीं कहाँ से लेसन आया, कुछ भी नहीं है। मालिक की भाड़े की गाड़ी वो कागजात नहीं देता है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने चिंची को ट्रैफिक के लिए बड़ा मसला करार देते हुए कहा कि सिर्फ गुज़िश्ता साल चिंचियों में 24% इजाफा हुआ है। लास्ट ईयर अलोन इनमें जो इजाफा हुआ है वो 7,000 का हुआ है, विच इज़ मीटियोरिक राइज। यानी कि आप इंटरनेशनल अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे या देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो जो आइडियली इट्स 2%। और अगर आप इसको देखेंगे कि यानी कि लास्ट ईयर से पहले ये 29,000 थे
और विद इन 1 ईयर 7,000 का इजाफा हुआ। दिस इज़ अराउंड 24% राइज। लाइक इफ़ यू गो विद दिस स्पीड तो ये तो डबल हो जाएंगी 4 सालों में, और फिर लाखों की सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी रूट पर चलने के लिए स्टेज कैरियज परमिट दरकार होता है, जो उस सवारी को दिया जा सकता है जिसमें ड्राइवर के अलावा 6 से ज़ायद मुसाफिरों के सफ़र करने की जगह हो। चिंची क्योंकि कानूनी तौर पर 1+4 होती है, लिहाजा ये परमिट उन्हें नहीं दिया जा सकता। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत इन चिंची रिक्शों को रेगुलेट करने का इरादा नहीं रखती। देखिए, रेगुलेट हम नहीं कर रहे उसको, ये कोर्ट ऑर्डर पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट को बैन कर चुकी है, कोर्ट के स्टे ऑर्डर पे सारे ये चल रहे हैं, और जितने ट्रांसपोर्ट की मजीद स्कीम बनेंगी तो ऐसे ही रिक्शा कल्चर भी रिड्यूस होता जाएगा। चिंची ड्राइवरों का कहना है कि अड्डों की पुष्ट पनाही के बायस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। यूं चिंची ड्राइवर ना तो कम उम्र होने की परवाह करते हैं, न कानूनी दस्तावेजात अपने साथ रखते हैं, और ना ही चिंची ओवरलोड करने से बाज आते हैं। कैमरामैन शाहिद इस्माइल और अदनान हैदर के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। थैंक यू जमात। जी, क्या बिजनेस है मतलब चिंची बिजनेस, और मतलब हाउ मच ऑफ इट इज़ अनडॉक्यूमेंटेड। अच्छा, अभी ईद की हम वापस ईद मोड में जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं कहाँ? गुजरावाला, राना अंसर के पास। जी, हम इस वक्त मॉडल टाउन में मिठाई की एक मशहूर दुकान पर मौजूद हैं, जहां लोग न सिर्फ अपने लिए, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए मिठाइयां खरीद रहे हैं, फ्योनियां खरीदी जा रही हैं। ईद के मौका पर दुकानदार ने 10 से 12 किस्म के हलवे तैयार किए हैं, जिनमें अखरोट का हलवा बड़ा मशहूर है। इसी तरह गूंद वाली बर्फी, खजूर वाली बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, अमरती, मोती चूर के लड्डू, इतनी मजे मजे की मिठाइयाँ यहाँ पर बनाई गई हैं कि देख के ही मुँह में पानी आ जाता है। तो मिठाइयाँ खरीदने वाले शहरियों से बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा क्या खरीद रहे हैं? मैं भी इधर मिठाई लेने के लिए ही आया हूँ। ज़्यादातर इनके हलवा जात जो है मशहूर है, और साथ रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह फेनियाँ भी ली हैं अपने लिए, दोस्तों के लिए। इस तरह हम ईद को सेलिब्रेट कर। मैंने अखरोट हलवा लिया है, और काजू की बर्फ़ी ली है, गूंद वाली बर्फ़ी ली है। आज आपने बात सुनी, शहरियों का कहना है कि वो खूब मीठा खाएंगे और अपनी ईद की खुशियाँ मनाएंगे। जी, काजू की बर्फ़ी और अखरोट का हलवा। अब्दुल्ला, काजू की बर्फी, अखरोट का हलवा अभी जाके लेते हैं। That is it. We're gonna see you tomorrow इंशाल्लाह। If it's ईद डे तो सुबह हम 10 बजे मिलेंगे, अगर ईद नहीं हुई तो हम शाम में 4 बजे मिलेंगे। ठीक है, सुबह मिल रहे हैं हम 10 इंशाल्लाह। डोंट वरी, मिल रहे हैं। ठीक है, ईद मुबारक।